हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री GIS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस करंट अफेयर्स महा रिवीजन सीरीज का। आप में से जिन भी लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज उसे जरूर देख लीजिए। हम पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स भी देखे थे। साथ में हमने कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग डिस्कस भी किया था, जैसे कि PAC, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, राइट। इन कमिटी के संदर्भ में हमने डिटेल में पढ़ा और उन पर एक्सपेक्टेड MCQs भी प्रैक्टिस किए। आज के इस लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कमिटीज के रिगार्डिंग समझेंगे डिटेल में। इनमें से जैसे कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये चूंकि न्यूज़ में रही हैं तो इनके रिगार्डिंग हम लोगों को आज डिटेल में देखना है और उन पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कमिटी ऑन एस्टिमेट। सबसे पहले बात करते हैं ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई। 1950 में। ये आपको याद रखना है कि ये 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। सभी के सभी मेंबर्स इसके लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता है, यानी राज्यसभा के मेंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो सोलली ये कमेटी किसकी है? लोकसभा की कमेटी है। कौन सी कमेटी की हम बात कर रहे हैं? कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये फर्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 1950 में। 30 मेंबर्स होते हैं। लार्जेस्ट कमेटी है, जो 3 फाइनेंशियल कमेटी है उनमें सबसे लार्जेस्ट कमेटी है ये कमेटी, राइट। जो चेयरपर्सन होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होता है और जो इसके मेंबर होते हैं उसी में से चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स के मेंबर्स नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, तो जनरली सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो बेसिकली 1 ईयर का रहता है ना। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो व्हाट आर द की फंक्शंस, राइट। सबसे पहला फंक्शन है टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइनिंग द एस्टिमेट मे बी अफेक्टेड, ठीक है ना। तो ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमी कैसे आए, इंप्रूवमेंट कैसे आए, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी कैसे लाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी बात करता है ये। और ये सजेस्ट करता है साथ ही ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन। एक की पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसके उसमें एफिशिएंसी कैसे आए, ठीक है। उसके लिए ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी सुझाता है। इकोनॉमी कैसे आए और एफिशिएंसी कैसे आए एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव जो पॉलिसीज हैं उनको भी सजेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी। जो बेसिकली पॉलिसी के अंतर्गत किसी पॉलिसी में जो पैसा खर्च हुआ है कि वो सही संदर्भ में, उसी संदर्भ में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ, वो भी देखना बेसिकली है। टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और साथ में ये भी क्या कहते हैं, सजेस्ट करता है कि किस वे में बेसिकली एस्टिमेट्स जो दिए जाते हैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाएं, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है नोट करके, द कमिटी डज नॉट एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू such public undertakings as are allotted to the committee on public undertakings। तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स होंगे जनरली जो कि वो उनका जो ऑडिट है या, है ना, जो फंक्शंस हैं बेसिकली वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के रिगार्डिंग, है ना। यहाँ पर ऑल कमिटी डिस्कशन आर कॉन्फिडेंशियल एंड नो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मे बी शेयर्ड विद द प्रेस और एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। इन कमेटी का जो डिस्कशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है हमेशा ही, और वो शेयर नहीं किया जाता प्रेस के साथ में या अनऑथराइज कोई पर्सन है। अनऑथराइज पर्सन से मतलब है कमेटी के अलावा कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ में शेयर नहीं किया जाता है ना। यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर एम्बडीड इन इट्स रिपोर्ट विच आर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट्स है या ऑब्जर्वेशन है या रिकमेंडेशन है कमेटी के, वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा, आफ्टर अ रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द लोकसभा, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड is required to take action on the observation, recommendation, conclusion contained in the report within a period of 6 months or as directed by the committee। जनरली क्या होता है
इस कमेटी के बाद द्वारा जो रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन किए गए हैं जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, संबंधित कोई मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसके संदर्भ में जो भी ऑब्जर्वेशन किए गए हैं या रिकमेंडेशन दिए गए हैं, उनको उस मंत्रालय को, उस मिनिस्ट्री को विद इन 6 मंथ के भीतर उस पर एक्ट करना जरूरी होता है, उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग उसको कंसीडर करना जरूरी होता है, यानी 6 महीने के भीतर उस पर एक्शन लेना जरूरी होता है। और ये रिपोर्ट भी करना होता है, लोकसभा को बताना भी पड़ता है कि कमेटी के द्वारा जो सुझाए गए रिकमेंडेशन हैं या जो ऑब्जर्वेशन थे कमेटी के, उन पर सरकार ने या संबंधित जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसने क्या उस पर एक्शन लिया है। ठीक, ये आपको विशेषकर याद रखना है, ये बताना पड़ता है, राइट। अब चलिए यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कमिटी, तो यहाँ पर मेनली हमने क्या क्या देखा कमिटी ऑन एस्टिमेट में, कि इसके सारे के सारे मेंबर्स, सभी मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा के 30 के 30। कब कॉन्स्टिट्यूट ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फर्स्ट टाइम 1950s में। इसके हमने कुछ जो वैसे वर्किंग है वो देखा कि वर्किंग में क्या क्या रहता है, वो सब चीज़ें देखी हमने। अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की, राइट। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कमिटी ऑन एस्टिमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1950। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले ये कमिटी 1950s में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स इलेक्टेड एनुअली बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने इसमें स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस किया था कि इस कमेटी में सभी के सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, दोनों हाउस से मेंबर्स नहीं होते, यानी राज्यसभा का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये बिल्कुल सही, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ सिटिंग मेंबर कैन बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, तो ऐसा नहीं है, सिटिंग मेंबर इस किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं होता है, सिटिंग मिनिस्टर बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा सही है, दो केवल स्टेटमेंट सही, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो हम आंसर पे चलते हैं, नीचे देखेंगे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 2 एंड 4 ओनली। तो आंसर इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर और प्रैक्टिस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। सबसे पहला है, सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। दूसरा है, एग्जामिनिंग वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द स्टेटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये एग्जामिन करता है कि जो मनी या पैसा जो खर्च किया गया है वो जो पॉलिसी है उसी के अंतर्गत, जो एस्टिमेटेड पॉलिसी थी उसी के अंतर्गत किया गया है या उससे बाहर, राइट। एक्सरसाइजिंग ओवरसाइट ओवर ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे ही यहाँ पर एक शब्द लिखा है ओवर ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो हमने डिस्कस किया था कि एस्टिमेटेड कमिटी जो है, कमिटी ऑन एस्टिमेट, बेसिकली इसमें वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज नहीं आते, जो कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बेसिकली, जो है ना, वो देखती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि इसमें और लिखा हुआ है एक्सरसाइजिंग। तो आपको एक चीज याद रखना है हमेशा है, शब्दों पर ध्यान देना है, वर्ड मिसस्पेल्ड बेसिकली, इसको ध्यान से देखना है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत होता है, एक्सरसाइजिंग ओवरसाइट ओवर ऑल, यहाँ जैसे ही ओवर ऑल लिखा है ना, तो वैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है, सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स शैल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ये सजेस्ट करता है कि एस्टिमेट पार्लियामेंट में किस तरह से प्रेजेंट किए जाए, किस फॉर्म में प्रेजेंट किए जाए, ये भी सजेस्ट करती है ये कमिटी। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द अबव आर फंक्शन ऑफ द कमिटीज, है ना, 1, 2, 4 ओनली, 1, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी 1, 2, 4 एंड 4 ओनली। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों होता है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास फिर क्या बचता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विद रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द कमिटी। अब बात करते हैं कमिटी के वर्किंग के रिगार्डिंग। ऑन एस्टिमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है,
द डिस्कशन ऑफ द कमिटी आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस कमिटी के जितने भी डिस्कशंस होते हैं वो पब्लिक नहीं होते, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, है ना। किसी प्रेस पर्सन या प्रेस या मीडिया के सामने उनको डिस्कस नहीं किया जाता, रिवील नहीं किया जाता। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा। नहीं, यहाँ पर याद रखना ये प्योरली कमिटी किस हाउस की है, लोकसभा की। तो राज्यसभा को नहीं प्रेजेंट किया जाता है, जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो किसको प्रेजेंट किए जाते हैं, लोकसभा को। तो यहाँ पर क्या होगा, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द लोकसभा, ना कि राज्यसभा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है द कंसर्न मिनिस्ट्री मस्ट सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था कि जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा सुझाए गए जो रिकमेंडेशन है, इसके द्वारा किए गए जो ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन हैं, उन पर जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको विद इन 6 मंथ के भीतर उसको उस पर एक्शन लेना होता है और बताना पड़ता है उसको लोकसभा में कि हमने इसके रिगार्डिंग जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, उस पर हमने ये एक्शन लिए हैं, राइट। द एक्शन टेकन रिपोर्ट इज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी एंड प्रेजेंटेड टू द लोकसभा। फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है, सेकंड। तो हम इसका फिर आंसर क्या होगा, इसका मतलब आंसर है ए, यहाँ पर 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, ऑल कमिटी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कमिटी डिस्कशन आर कॉन्फिडेंशियल, रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा और नॉट द राज्यसभा, है ना। मिनिस्ट्रीज मस्ट एक्ट विद इन 6 मंथ्स और एज डायरेक्टेड, है ना। तो विद इन 6 मंथ्स के भीतर उनको क्या करना है, एक्शन लेना होता है। नीचे द कमिटी एग्जामिन्स रिप्लाईज एंड प्रेजेंट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द लोकसभा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज। अब देखिए क्या हुआ है कि इसने तीनों कमिटी को मिला के क्वेश्चन पूछा। एक तो होगा कि आपसे एक इंडिविजुअल कमिटी से, एक पर्टिकुलर कमिटी से सोलेली क्वेश्चन पूछे आपसे, है ना। और एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि तीनों से मिला के क्वेश्चन पूछे आपसे। तो यहाँ पर क्या किया है कि जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं तीन, कौन कौन सी, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स जिसके रिगार्डिंग हम अभी पढ़ रहे थे, अभी हमको 2 और कमिटी हैं फाइनेंशियल कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 2 कमिटी हमें पढ़ना है, जो कि अभी नहीं पढ़ा है इसमें, फिर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटी जो वित्तीय समितियां हैं संसद की, उनके संदर्भ में हमको विचार करना है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कमिटी ऑन एस्टिमेट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। कमिटी ऑन एस्टिमेट जो एस्टिमेट्स है वो क्या करती है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करती है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आए, इकोनॉमी आए, या इकोनॉमी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। दूसरा, द पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो कि अभी हमने पढ़ी नहीं फिर भी, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन अकाउंट्स शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसमें दोनों हाउस के मेंबर्स रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। ये क्या करती है, इसका जो मेन काम है वो कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करना। दूसरा, अप्रोप्रिएशन फंड बेसिकली जो पार्लियामेंट को ग्रांट होता है उन अकाउंट को एग्जामिन करती है ये कमेटी, है ना। तो जब अप्रोप्रिएशन बिल आता है तभी ही सरकार को पैसा विड्रॉ करने का अधिकार, राइट मिलता है बेसिकली, तभी वो पैसा सरकार विड्रॉ कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जब अप्रोप्रिएशन बिल आता है। अब सपोज दैट कि सरकार ने अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 30 लाख रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करना है, सरकार ने लिया वहाँ से, है ना। और जो विभिन्न डिफरेंट जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, है ना, स्कीम्स चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही, वहाँ पर खर्चा होना है, तो उसको ये क्या करता है, उस अकाउंट को एग्जामिन करता है। गेटिंग माय पॉइंट। द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये स्टेटमेंट भी सही है। द कमिटी ऑन एस्टिमेट एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सभी पब्लिक कमिटी ऑन एस्टिमेट एग्जामिन नहीं करती, इसकी जगह कौन सी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी है। बेसिकली इसके लिए कमिटी अलग से है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है इसकी वजह से। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। होप्सो कि आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना वो लेकर आते हैं ना, कुछ बहुत सारी क्लैरिटी आती है हमको
तो यहाँ पे आंसर देखेंगे लिखा है सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसी इज अ की फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पीएससी एग्जामिन हाउ फंड्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट वर एक्चुअली स्पेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्यों है, सीओपीयूज है ना एग्जामिन कैग रिपोर्ट रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। स्टेटमेंट फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है, द कमिटी ऑन एस्टिमेट डज नॉट डील विद द पीएससी अलॉटेड टू सीओपीयूज है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये फिर जनरल क्वेश्चन है, यानी सभी कमिटी से मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये बात करता है कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट। इसके रिगार्डिंग हमको देखना है। पहला स्टेटमेंट, द कमिटी ऑन एस्टिमेट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ लोकसभा मेंबर्स। बिल्कुल सही, जैसा हमने अभी इसी कमिटी के रिगार्डिंग पढ़ा था। कमिटी ऑन एस्टिमेट में एस्टिमेट कमिटी जो है पार्लियामेंट की, उसमें लोकसभा के मेंबर ही होते हैं, उसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, यानी द कमिटी ऑन एस्टिमेट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ओनली ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, राइट। दूसरा, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही है। Third, minister can be a member of public accounting committee but not of the committee on estimate। नहीं, मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट इज 1 ईयर। जनरली सभी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, यानी जो टेन्योर होता है, वो 1 ईयर का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट सही होते हैं। हम नीचे देखते हैं इसका क्या आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, राइट ना, ये 3 स्टेटमेंट इसके सही होते हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। होप सो कि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आ रही होगी, है ना। जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में मिस्टेक करने की जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम में उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो गलती करने की संभावनाएं वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दो कमिटी ऑन एस्टिमेट एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है बेसिकली, है ना। तो बेस्ट ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बेस्ट कौन सा इन दोनों के बीच में जो बेसिकली डिफरेंस है ना, उसको शो करता है। तो पहला है, द कमिटी ऑन एस्टिमेट एग्जामिन्स एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अकर्ड वेयर एज पीएससी एग्जामिन फ्यूचर एस्टिमेट। ऐसा नहीं है, पीएससी भी वही करती है, पीएससी भी पोस्टमार्टम ही करती है, जैसे कि कमिटी ऑन एस्टिमेट क्या करती है, ये आगे की पॉलिसीज और एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी कैसे आए, पॉलिसी में एफिशिएंसी कैसे आए, इकोनॉमी कैसे आए, तो फ्यूचर के लिए भी सजेस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंडिचर अकर्ड हो गया है, बेसिकली सरकार ने जो खर्चा कर दिया है उसको देखती है, उसको एग्जामिन करती है। तो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, the committee on estimate focuses on economy and efficiency whereas the PSC focus on legality and propriety of expenditure। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट 100% सही है। ये किस पे फोकस करता है, कमिटी ऑन एस्टिमेट किस पे फोकस करती है, ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, जैसा हमने पढ़ा था इसके वर्किंग से रिगार्डिंग। वेयर एज पीएससी फोकस ऑन लीगैलिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी ये बात करता है कि जो सरकार ने खर्चा किया है वो लीगली सही है या नहीं है, सही मद में किया है या नहीं है, ठीक है ना, ये इसको देखती है। तो ये स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही दिखाई देता है हमको। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखते हैं, द कमिटी ऑन एस्टिमेट इज चेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन वेयर पीएससी इज चेयर्ड बाय द स्पीकर। ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। पीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, वाई कन्वेंशन, स्पीकर इनको चेयर नहीं करता है। हमने कल देखा था स्पीकर केवल 3 कमिटीज को चेयर करता है, यानी 3 कमिटी का चेयरपर्सन होता है स्पीकर। एक तो है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी और जनरल पर्पस कमिटी। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। पीएससी को चेयर करता है अपोजिशन पार्टी, कोई लीडर होगा वो अपोजिशन पार्टी से, कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो इसको चेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स एग्जामिन कैग रिपोर्ट वेयर पीएससी डज नॉट। ऐसा नहीं है, पीएससी का काम ही है कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करना। तो डी स्टेटमेंट गलत होता है, सी स्टेटमेंट गलत होता है, ए स्टेटमेंट गलत होता है, तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? बी, राइट ना। यहाँ पे लिखा भी है द कमिटी ऑन एस्टिमेट एम्फसाइज इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। Public Account Committee focus on whether expenditure conforms to parliamentary approval and financial rules, legality and propriety, right? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी इनकरेक्टली मैच्ड है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक हमने 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो इंटर कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एक पर्टिकुलर कमिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग द वर्किंग प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनके वर्किंग प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग हम लोग को इस स्टेटमेंट को क्या करना है, देखना है, राइट। फर्स्ट है डेलिब्रेशन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स आर कॉन्फिडेंशियल। सभी कमिटीज़ के ज़्यादातर जो डिलिब्रेशंस रहते हैं यानी रिपोर्ट्स रहती हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। तो कमिटी ऑन एस्टिमेट का ऑब्वियस ही बात है कि इसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं वो सभी की सभी कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा। ये भी बिल्कुल सही है, ये राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होती इसकी रिपोर्ट। थर्ड, मिनिस्टर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। तो जो मिनिस्ट्री है उनको क्या कहते हैं, इस कमेटी के द्वारा जो सुझाए गए रिकमेंडेशंस हैं उन पर रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य होता है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्शन टेकन रिपोर्ट आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। फोर्थ, यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर काम होता है बेसिकली स्पीकर का। तो स्पीकर का भी काम नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट जो होती है बेसिकली वो हाउस में जाती है ना, तो वहाँ से अप्रूवल रहता है ना। आप लोगों को ये याद रखना है। तो यहाँ पर फिर क्या आंसर होगा इसका? 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 एलिमिनेट करते हैं तो आपका बी आंसर जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है, फिर डी एलिमिनेट हो जाता है, फिर बचता है 2 एंड 3 ओनली यानी सी वाला। तो वो इसीलिए एलिमिनेट होता है क्योंकि ए है ना, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए, राइट। ये इस कमेटी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर हम अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जो नेक्स्ट कमेटी है उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब जेनेसिस ऑफ द कमेटी, यानी इस कमेटी का हम जेनेसिस देखते हैं तो कहाँ मिलता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1990s में, है ना। इस एक्ट के अंतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट के अंतर्गत कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स को इस्टेब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था 1921 में। तो आपको याद रखना है ये सबसे पुरानी कमिटी में से एक कमिटी है जिसको 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था। कौन सी एक्ट के अंतर्गत? यहाँ पे 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में डालने के लिए वो क्या कर सकती है यूपीएससी, यहाँ आपसे बोलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत इस कमिटी को 1935 में या 1937 में एस्टैब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था पब्लिक अकाउंट कमिटी को। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इसको, है ना। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी। ये क्या होता है? जो लोकसभा का जो रूल्स हैं, रूल नंबर 308 है ना, इसके तहत इसको हर एक साल स्टैब्लिश किया जाता है, ये सेटअप किया जाता है। जैसे सपोज दैट कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को अगर जून में सेटअप किया जाता है, फिर नेक्स्ट जून को ऐसा सेटअप किया जाता है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से एंड 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से, है ना। इसमें सभी पार्टियों का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है अमंग इस मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जनरली पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पार्टी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी जितनी स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना।
टी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनमें प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है किस आधार पर? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। तो जितना स्ट्रेंथ है उस पार्टी की, उस प्रोपोर्शन में इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अब बात करते हैं कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो 1954-55 से पहले ये कमेटी लोकसभा, इस कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर हुआ करते थे। 1954-1955 से जो 7 मेंबर्स हैं राज्यसभा से, उनको ऐड किया गया था इस कमेटी में, यानी दोनों हाउस की कमिटीज को बनाया गया था। कब से? 1954 और 1955 से। ये आपको ध्यान रखना है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से ये कमेटी दोनों हाउस की कमेटी नहीं थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों हाउस का स्टार्टिंग से नहीं था। इसमें बाद में 54 से या 1954-55 में 7 जो मेंबर है राज्यसभा के वो एड ऑन किए गए थे। अब टिल 1966-67 बात करते हैं। यहाँ पर सीनियर मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एज अ चेयरपर्सन, यानी रूलिंग पार्टी से इसका चेयरपर्सन हुआ करता था। अब 1967 और उसके बाद में इसमें क्या होता है, इस कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो बाय कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी से होता है। जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो 1967 तक तो ये चलता था कि रूलिंग पार्टी से इसका चेयरपर्सन हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि 1967 के बाद इसमें बाय कन्वेंशन, देखिए इसके रिगार्डिंग कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, इसको आपको याद रखना है। तो ये बाय कन्वेंशन है कि इसमें अपोजिशन पार्टी से जो मेंबर होते हैं इस कमेटी के, उनको चेयरपर्सन बनाया जाता है स्पीकर के द्वारा। इस टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो 1 साल का इसका टर्म ऑफ ऑफिस है। मेंबर्स इसके मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होते। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द कमिटी फ्रॉम द लोकसभा। आपको एक चीज याद रखना है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है हमेशा ही लोकसभा के मेंबर्स से चुना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स में से चेयरपर्सन इसको मतलब स्पीकर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है ना, ये आपको याद रखना है। अब स्कोप एंड फंक्शंस की बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जब सरकार अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है ना, बजट के बजट सेशन के दौरान अप्रोप्रिएशन बिल लाती है सरकार, और उसी अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है संसद से, तब वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करती है सरकार, ठीक है ना। तो उस अकाउंट को ये क्या करती है, एग्जामिन करती है। एनुअल फाइनेंस अकाउंट को एग्जामिन करती है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर पार्लियामेंट, ये आपको याद रखना है। दूसरा, while scrutinizing the appropriation accounts and the tax report, the PSC ensures that expenditure was legally available and applied only to the sanctioned purpose। जब वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को या कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती तो इंश्योर करती है कि सरकार ने जिस मद में पैसा मांगा उसी मद में खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। सपोज दैट सरकार ने कोई स्कीम के लिए पैसा लिया, मनरेगा के लिए 80,000 करोड़ रुपए लिया, ठीक है ना, 80,000 करोड़ रुपए लिया मनरेगा के लिए, तो क्या मनरेगा के उसी मद में, उसी बेसिकली जिस मद में उसको मांगा था उसी मद में उस पैसे को खर्च किया या नहीं किया? तो इसकी लीगैलिटी को चेक करता है बेसिकली ये, है ना। ओनली द सैंक्शन पर्पस स्पेंडिंग कंफर्म टू द अथॉरिटी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक, ये भी अप्रूव करते हैं। अब यहाँ पे री अप्रोप्रिएशन वर्क कैरिड आउट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। आपको याद रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम जो है पोस्टमार्टम की तरह होता है, मतलब जब एक्सपेंडिचर हो चुका होता है उसको एग्जामिन करती है ना, ये कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। अब नेक्स्ट इसमें इट शैल आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी अकाउंट्स ऑफ स्टेट corporation and the government trading manufacturing concern including income expenditure statements balance sheet profit and loss account and CAG audit report, है ना, इसको भी देखती है। अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ऑडिटेड बाय द कैग। कैग जिन बॉडीज को ऑडिट करती है, चाहे वो ऑटोनोमस हो या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हो,
इधर अंडर प्रेसिडेंशियल डायरेक्शन और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत क्या है, किसी सपोज दैट कोई ऑटोनोमस बॉडी है, उसके अकाउंट को ऑडिट करती है, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर लीगल जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत क्या है कि किसी ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडी के अकाउंट को ऑडिट करती है, तो उसको भी ये देखती है। कैग रिपोर्ट ऑन स्पेशल ऑडिट, इसको भी ये क्या करती है, एग्जामिन करती है। तो आप लोगों को ये याद रखें, जनरली कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करना, अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसका ऑडिट करना, ये सारे काम रहते हैं इस कमेटी के। अब बात करते हैं थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है हमारी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सीपीयू, राइट। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर हैं, उसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द कमिटी। नोट करना है यहाँ पर, ओनली फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स। जितनी भी कमिटीज हैं, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पीएसयूज, या फिर हम बात करते हैं कमिटी ऑन एस्टिमेट, इनके जो चेयरपर्सन बनते हैं वो लोकसभा के मेंबर से ही बनते हैं, राज्यसभा के मेंबर से नहीं बनते हैं। आपको विशेष कर याद रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या फिर नाम देकर पूछ सकते हैं आपसे कि जो फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं उसके जो चेयरपर्सन हैं वो इधर लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा के मेंबर से भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, केवल लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी व्यक्ति को उसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। मिनिस्टर्स एलिजिबल नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसका टेन्योर बात करते हैं तो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। हर एक साल में ये कमेटी क्या होती है, सेटअप किए जाते हैं। जैसे जून 2026 में कमेटी सेटअप की गई, फिर नेक्स्ट जून 27 में फिर कमेटी दोबारा से क्या की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, स्टेब्लिश किया जाएगी। इसकी फंक्शंस क्या हैं अगर हम बात करते हैं तो, कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, क्योंकि ये कमेटी ही किसकी बेस पर है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, इंक्लूडिंग कैग रिपोर्ट्स। जो कैग रिपोर्ट देती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग, उनकी रिपोर्ट को एग्जामिन करना, टू असेस देयर ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी एंड अधेरेंस टू साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। और ये क्यों पॉलिसी सजेस्ट भी करती है उनके ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग, एफिशिएंसी कैसे बढ़े उनमें, पीएसयूज में, है ना, इसको भी देखती है जिससे कि वो साउंड बिजनेस कर सकें। इट ऑल्सो परफॉर्म अदर रिलेटेड फंक्शन असाइंड बाय द स्पीकर, है ना। कोई अदर बेसिकली फंक्शंस भी ये परफॉर्म करती है अगर स्पीकर इनको देता है तो। अब वर्किंग ऑफ द कमिटी यहाँ पर यह हाईलाइट किया गया है, इसको आपको देखना है। The committee select from time to time to examine such public undertaking or such subject as they may deem fit and as fall within their terms of reference। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कमेटी अपने से चूज करती है, स्पीकर असाइन नहीं करता है इनको कि आप जाइए इस पीएसयू की ऑडिट करिए, ऐसा नहीं है, राइट। ये अपने से क्या करती है, किसी भी पीएसयू को एग्जामिन करने से पहले क्या करते हैं, सो मोटो एग्जामिन करती है बेसिकली। स्पीकर का इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि जो संबंधित मिनिस्ट्री है अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग, सपोज दैट उससे क्या करती है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं ये लोग, इन कमेटी, है ना। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्राउंड पर जाकर भी स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर कोई पीएसयू है तो वहाँ पर जाकर भी ये क्या करेंगे, बेसिकली ऑडिट करते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें स्पीकर से अप्रूवल चाहिए होता है ना। ऑन द स्पॉट स्टडी भी करते हैं जाकर, जैसे उन्होंने तो अंडरटेक्स टू स्टडी एनी पर्टिकुलर मैटर, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग विद द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द स्पीकर। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये मेंशन क्यों किया है, इतना आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये कमिटी जो है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो ग्राउंड पर जाकर स्पॉट स्टडी नहीं करती है ना। और दूसरा पूछा जा सकता है कि अगर इनको ग्राउंड पर जाकर सपोज दैट कोई पर्टिकुलर मैटर है या प्रोजेक्ट है अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग, तो उसके लिए स्पीकर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, आपको याद रखना है। और वहाँ पे इनफॉर्मल मीटिंग होती है, वहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मल मीटिंग नहीं होती है, बस केवल एग्जामिन करते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन। इस कमेटी को हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए
यहाँ पर सबसे पहले इसका चेयरपर्सन कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, जैसे लोकसभा में दो तरह के बिल आते हैं, एक पब्लिक बिल आता है, दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं, है ना। तो पब्लिक बिल कोई मिनिस्टर लेकर आता है, और जो प्राइवेट मेंबर बिल है कि एक्सेप्ट देन मिनिस्टर, राइट। मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर, चाहे रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन पार्टी से हो, वो जो बिल लेकर आता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, है ना। और पब्लिक बिल जिसको बोलते हैं, जिसको मिनिस्टर लेके आता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेकर आता है, कोई मिनिस्टर लेकर आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, सरकारी बिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली जो अदर देन मिनिस्टर, है ना। अब देखिए, इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है डेप्यूटी स्पीकर, इसका चेयरपर्सन होता है। एकमात्र कमेटी, ओनली पार्लियामेंट्री कमेटी विच इज प्रिसाइडेड बाय डेप्यूटी स्पीकर, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखने का जरूरत है। सबसे पहली बात कि इस कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है, डेप्यूटी स्पीकर, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी चेयर्ड बाय डेप्यूटी स्पीकर, राइट। अब आपको 3 से 4 कमेटी देगा उसमें से, और पूछेगा कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ऐसे आपसे देगा। तो याद रखना है कि एक कमेटी है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, फर्स्ट थिंग, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डेप्यूटी स्पीकर निम्नलिखित में से कौन कौन सी कमिटी से एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। अब देखिए, यहाँ पर एक है कि वो चेयर करता है, चेयरपर्सन होता है कमेटी का किसी का। दूसरा है कि एसोसिएटेड मतलब होता है कि उससे जुड़ा होता है, एज अ मेंबर के रूप में हो सकता है, दूसरा चेयरपर्सन के रूप में हो सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी कमिटीज हैं जहां पर डेप्यूटी स्पीकर उसका या तो चेयरमैन होगा या मेंबर होता है। तो हमने रूल्स कमेटी पढ़ी थी, जनरल पर्पस कमेटी पढ़ी थी, वहां पर भी डेप्यूटी स्पीकर उनका मेंबर होता है, चेयरपर्सन तो नहीं होता लेकिन उसका मेंबर होता है ना। चेयरपर्सन तो स्पीकर होता है। अब 3 कमेटी ऐसी हैं, एक तो ये कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ये 3 कमेटी ऐसी हैं जिनसे डेप्यूटी स्पीकर एसोसिएटेड होता है। ध्यान रखना है ये 3 कमिटीज का नाम, एक तो ये दिस वन, और हमने एक बात की थी रूल्स कमेटी, और एक है जनरल पर्पस कमेटी, उसका मेंबर होता है दोनों का, और इसका चेयरपर्सन होता है। तो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी का वो चेयरपर्सन होता है, जिसको चेयर करता है। तो एकमात्र ये कमेटी है, बाकी कमेटी किसी को चेयर नहीं करता। दूसरा, अब वो बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कमिटीज से एसोसिएटेड होता है डेप्यूटी स्पीकर, राइट। तो 3 कमेटी देखने को मिलेंगी, ठीक। ये क्लैरिटी होना चाहिए आपके दिमाग में। और एक और चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट बोलेंगे प्रीलिम्स के लिए, कि इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी, ही और शी ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरपर्सन। अगर डेप्यूटी स्पीकर को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नियुक्त किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनता है, आपको याद रखना है। जैसे स्पीकर अगर किसी कमेटी का चेयरपर्सन है तो वहां पे तो ऑब्वियसली बात है, संभावनाएं ही नहीं है ना। लेकिन अगर डेप्यूटी स्पीकर को सपोज दैट कि कल पीएससी का मेंबर बनाया जाए, है ना, या फिर एस्टिमेट कमेटी का मेंबर बनाया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उस कमेटी का चेयरपर्सन बन जाता है। ध्यान रखना इस बात को, इस फैक्ट को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जब भी डेप्यूटी स्पीकर को एज अ मेंबर के रूप में किसी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी को मेंबर बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका चेयरपर्सन बन जाता है। तो होप सो की क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर आप लोगों के। अब इसके बारे में हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले तो इसका ध्यान रखना है कि 50 मेंबर्स होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर इसका चेयरपर्सन होता है, और ये भी कमेटी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, राइट। द फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द कमिटी आर टू अलॉट टाइम टू प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। जो प्राइवेट मेंबर बिल्स आता है ना, या रेजोल्यूशन आते हैं, उनको क्या करते हैं, टाइम अलॉट करती है ये कमेटी टू एग्जामिन प्राइवेट मेंबर्स बिल सीकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इन द लोक सभा, टू एग्जामिन ऑल प्राइवेट मेंबर्स बिल्स आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस्ड एंड बिफोर दे आर टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, एंड टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस into 2 categories, namely category A, category B। अब क्या होता है
कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल आता है, सपोज दैट कि कल शशि थरूर जी एक बिल लेकर आते हैं कि संविधान में संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आते हैं सपोज, है ना, तो या अदर कोई बिल लेकर आते हैं, तो वो क्या होगा, उसकी अर्जेंसी के आधार पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो याद रखना है प्राइवेट मेंबर बिल को दो कैटेगरी होती है उसकी, है ना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच प्राइवेट मेंबर बिल वेयर द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द हाउस इज चैलेंज्ड। ठीक है, ये भी देखना होता है। The committee does perform the same function in relation to the private member bills and resolution as the business advisory committee। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या होता है, क्वेश्चन बनने की एक और प्रोबेबिलिटीज ये बन जाती है कि ये कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल ये जो फंक्शन करती है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट के जो बिल्स आते हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग टाइम एलोकेट करना उसको रिकमेंड करती है, हाउस को कैसे बेहतर संचालित किया जा सकता है उसको देखती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, है ना। तो जो गवर्नमेंट के बिल्स आते हैं उनको देखती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आते हैं उसको देखती है ये कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। द कमिटी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसका भी टेन्योर कितना होता है, 1 ईयर का। तो हमको इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो डेप्यूटी स्पीकर इसका चेयरपर्सन होता है, 50 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आते हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं अर्जेंसी के आधार पर, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। दूसरा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वैसा ही फंक्शन करती है ये प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग, और इसका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का रहता है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ मेंबर ऑफ द जनरल पर्पज कमिटी ऑफ द लोकसभा। जो जनरल पर्पज कमेटी है लोकसभा की उसके कौन कौन से मेंबर हैं, हमने ऑलरेडी जनरल पर्पज कमेटी के रिगार्डिंग कल पढ़ा था। तो वहां पर डेप्यूटी स्पीकर उसका चेयरपर्सन होता है, डेप्यूटी स्पीकर उसका मेंबर होता है। या थर्ड जो है चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज इन द हाउस, ये भी होते हैं उसमें, है ना। और लीडर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस, ये भी होते हैं, यानी चारों के चारों इसके आंसर्स होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर है डी, राइट। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है कि इन हाउस द कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, चेयरपर्सन। इस एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस chairperson in the case of Rajya Sabha, chairperson of all the departmental standing committee in the house, leader of recognized political parties, group in a house and such other members are nominated by the presiding officer। ठीक ना, ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ ज्वाइंट कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ज्वाइंट कमिटी होती है, जैसे ज्वाइंट कमिटी दोनों हाउस से बनकर बनती है, एडॉक कमिटीज होती हैं चूंकि ज्वाइंट कमिटीज, है ना। जैसे ज्वाइंट कमिटी कब फॉर्म किए जाते हैं, एडॉक कमिटी कब फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि स्पेशल कोई टास्क दिया जाता है उन्हें, और वो टास्क क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद वो अपने आप सीज्ड हो जाती है ना। इसके रिगार्डिंग हम लोगों को देखना, इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। इसमें 30 मेंबर होते हैं, हमको नहीं मालूम, अभी हम देखेंगे। दे आर नो मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसमें राज्यसभा से मेंबर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज द प्राइम मिनिस्टर। जब कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर होता ही नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे चेयरपर्सन हो सकता है। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। 30 मेंबर्स नहीं होती, इसका कोई सच नहीं है कि 30 मेंबर होंगे, 50 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, नन, यानी आंसर डी। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, सच एज कंडक्टिंग thorough examination of subject or a bill, as the name implies. It includes members from both the houses as well as representatives from the government and opposition parties. It is disbanded when its nature expires or its task is done। ठीक है ना, जब उसका बेसिकली टास्क डन हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिसबैंड हो जाते हैं बेसिकली। ये कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स, 10 लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाता है तो वहां पे 15 मेंबर्स होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, ठीक है ना। अब द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, है ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो डी आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एसोसिएटेड विद, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे ना कि इनमें से कौन सी कमिटी है, निम्नलिखित में से कौन सी कमिटीज हैं जो कि जिससे जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर है वो संबंधित होता है। तो पहला है द जनरल पर्पस कमेटी, हमने इस पे के रिगार्डिंग पढ़ा था कि इसका मेंबर होता है रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, इसका ये मेंबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, इसका चेयरपर्सन होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था इसका। थर्ड, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड फोर्थ है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। हमने देखा था कि पीएसी जो होती कमिटी है ना, पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी है उसमें से किसी को, एक व्यक्ति को, वो मेंबर होते हैं उसमें से किसी को चेयरपर्सन बनाया जाता है, डेप्यूटी स्पीकर को नहीं। अगर डेप्यूटी स्पीकर सपोज दैट उसका मेंबर होता है तब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, बट जनरली इसमें डेप्यूटी स्पीकर मेंबर होता ही नहीं है ना। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जितनी तीनों फाइनेंशियल कमिटीज हैं उसमें डेप्यूटी स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है। तो कमेटी, इसमें फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, 1 और 2, इसके जो आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आंसर क्या है हमारा ए। होप सो कि आपको हमारा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो जब पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और मुझे बताइएगा आगे चल के कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, राइट। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट कमिटीज़, राइट। पार्लियामेंट्री कमिटी जो न्यूज़ में रही थी उनके रिगार्डिंग हमने अभी तक सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रिगार्डिंग पढ़ लिया है और उस पर मोस्ट प्रोबेबल कम से